रिकॉर्डिंग भी शायद स्टार्ट हो ही जाए अभी, पता नहीं। देखें, अल्लाह आसान करे, रिकॉर्डिंग हो जाएगी बस। अच्छा, हाँ रिकॉर्डिंग हो गई है, मेरे ख्याल से स्टार्ट हो रही है। अच्छा, एनीवे, तो दिस इज आवर बुक, और इस लॉ की हम बात कर रहे हैं। लॉ का समझ लें कि बहुत ही जो है आसान तरीका है गॉसिस लॉ। अब गॉसिस लॉ की में हम क्या हासिल कर सकेंगे? हम कूलम्स लॉ से क्या करते रहे हैं? सबसे पहले तो ये याद करें, पिछला मैं आपको याद कराता हूँ। कूलम लॉ से हम ये करते रहे हैं, सबसे पहले हमने किया कि भाई एक पॉइंट चार्ज था, और पॉइंट चार्ज की वजह से दूसरा जो पॉइंट चार्ज था उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही थी। वो होती थी के इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई द डिस्टेंस, द आर स्क्वायर। ये हमने सबसे पहले फोर्स की बात की कूलम्स लॉ के जरिए। उसी के जरिए से हमने आगे लेके चले और हमने कहा कि कूलम लॉ से हम ये मालूम करते हैं कि अगर वहां पर जो दूसरी जगह पर Q2 पड़ा हुआ है वो ना हो, तो Q1 क्या ऐसा जनरेट करता है जो Q2 पे फोर्स अप्लाई होती है, तो उसको हमने कहा कि वो एक डिस्टेंट फोर्स होती है। तो वो डिस्टेंट फोर्स किस तरीके से अप्लाई होती है? तो हमने कहा कि भाई एक फील्ड क्रिएट करता है Q1 अपने सराउंडिंग में, जिसकी मदद से Q2 अगर वहां पर कोई मौजूद हो तो वो फोर्स वहां पर वो एक्सपीरियंस करता है, और अगर वहां पे Q2 ना हो तो भी वहां पे एक फील्ड मौजूद होती है Q1 की वजह से। अगर वहां पे हम Q2 लेकर आएंगे उसके सराउंडिंग में, तो Q2 उस फील्ड की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो हमने कहा अच्छा वो फील्ड कैसे कैलकुलेट करें? तो हमने कहा कि फील्ड का फॉर्मूला ये होता है कि यूनिट चार्ज को ले लें Q2 की जगह पर। तो फॉर्मूला होगा फील्ड का, E इज इक्वल टू के इंटू Q1, और Q2 की जगह पे हमने 1 ले लिया, तो Q2 को रखने की जरूरत ही नहीं है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये फील्ड का फॉर्मूला हो गया कि यूनिट चार्ज की बात कर लें। तो ये फील्ड की कैलकुलेशन हो गई। तो ये हमने किया कूलिंग्स लॉ में। अभी मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको जरा आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूँ, और किताब आपके सामने खुली हुई होनी चाहिए, ताकि जब मैं आपको रेफर करूँ कि भाई किताब में जाके देखें, तो आप जो है इसको रेफर कर सकें। और मैं आपको ये बताऊं कि दिस गाइडेड टूर इज द शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट वे ऑफ लर्निंग। अगर आप लोग फोकस करेंगे जो मैं कह रहा हूँ और जो मैं आपसे कहता जा रहा हूँ कि आप ये करें, टॉपिक को चैप्टर को समझते चले जाएंगे, क्योंकि ये गाइडेड टूर है और ये गाइडेड है। अगर आप इस किताब में से पढ़ेंगे तो जैसे मैंने इस किताब में से सीखा है तो आप भी सीख लेंगे बस। लेकिन ये कि आपको एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी डायरेक्ट पढ़ने में। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि अभी आपको मैं जो कहता जा रहा हूँ वो आप करते जाएं। जब मैं आपको किताब पे रेफर करूँ तो आप किताब पे जो है रेफर हो जाएं और उसको उसको देखें उस जगह पे कि वो क्या लिखा हुआ है। सही है। तो हमारे पास तकरीबन जो है ना 1 घंटा बाकी है, तो 1 घंटा सवा घंटा बाकी है। हम इसको जो है ना इसको इसी में रैप अप करने की कोशिश करेंगे और अच्छी इंशाल्लाह क्लास होगी। तो कोई ऐसा कोई इश्यू तो नहीं है? आप लोगों को कोई एडिट ऐड होना तो नहीं चाह रहा, और कोई वेटिंग में तो नहीं है? 17 लोग आ चुके हैं और कोई वेटिंग में भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि कूलम्स लॉ पे हमने पॉइंट चार्ज की बात की और उसकी वजह से फोर्स भी निकाली और ई भी निकाली, फील्ड भी निकाली। फिर हमने कहा कि अगर पॉइंट चार्ज ना हो, मल्टीपल चार्जेस हो Q1 Q2 3 Q4 Q5 एंड Qn, तो इसकी वजह से जो फील्ड क्रिएट होगी वो क्या होगी? तो हमने कहा कि सुपरपोजिशन होगी। हर फील्ड की हर क्यू की वजह से, Q1 और Q2 की वजह से अलग अलग फील्ड कैलकुलेट करेंगे, और उसकी वजह से E1 और E2 E3 और सबको ऐड करते चले जाएंगे वेक्टर सम, क्योंकि सबकी डायरेक्शन अलग होगी और E इज अ वेक्टर, तो वी विल हैव टू डू अ वेक्टर एडिशन। चलें, ये भी बात हो गई। फिर हमने कहा कि अच्छा भाई देखें, Q1 Q2 अलग अलग सेपरेट चार्जेस नहीं है, बल्कि एक बड़ा सा कोई चार्ज की कॉन्फ़िगरेशन है। वो स्ट्रेट लाइन का चार्ज है पूरा का पूरा, या फिर कोई डिस्क है, या फिर कोई वॉल्यूम है, स्फेयर टाइप की सॉलिड बॉडी है, वो चार्ज है इसके ऊपर। तो हमने कहा कि अगर वो लाइन है ना, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे हम, कि इस पूरी लाइन के ऊपर कितना चार्ज है और उस लाइन की लेंथ कितनी है। तो टोटल चार्ज डिवाइड बाय द लेंथ विल बी कॉल्ड द linear charge density, and that we will be represented by lambda। और इसी तरीके से अगर वो कोई डिस्क है, प्लेन सरफेस है, तो हम कहेंगे दैट इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, और उसको हम कहते हैं आई गेस सिग्मा से, स्मॉल सिग्मा, लेटर सिग्मा स्मॉल वाला। तो ये सरफेस डेंसिटी की बात करेंगे।
कॉन्फ़िगरेशंस हों तो इसकी वजह से फील्ड क्या बनेगी। तो हमने स्ट्रेट लाइन का भी निकाला इंटीग्रेशन के जरिए से, बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म की कैलकुलेशंस थी, वो हमने इंटीग्रेशन की, लाइन का भी निकाला और सरफेस का भी निकाला। अच्छा, अब हम आ गए आगे गाउसीस लॉ पे। तो गाउसीस लॉ ये कहता है कि ये सारी जो चीजें हमने फील्ड की कैलकुलेशन की है कूलम्स लॉ में विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, वो सारा आपको सारा रिवाइज करना पड़ेगा। और आपने क्विज भी दे दिया है और अच्छा क्विज दिया है माशाल्लाह आपने। सो मैं आपको सोल्यूशन भी जो है इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर या इससे पहले ही आपको अपलोड कर दूंगा। तो आप अपने पार्ट पे खुद ही अपने टाइम में देख लेंगे, टाइम ज़ाया नहीं होगा आपका। आपने पहले ही वैसे अच्छा क्विज किया, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू हैव जस्ट मिल गया था आपको, लेकिन बहरहाल जो भी है आई विल जस्ट मार्क इट ऑन द फेस वैल्यू। तो वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका हुआ है, तो वो आपको याद होना चाहिए। तो वो हमने कहा इंटीग्रेशन के जरिए से हम निकालें, लेकिन गाजीज लॉ अब हमें हेल्प करने लगा सर है क्विज के मार्क्स अपलोड नहीं हुए कि हुए। ना करनी पड़े, और वो हमारी सारी कैलकुलेशंस बड़े आराम से हमारे पास बहुत कम मेहनत के साथ हम सारी चीजों को निकाल लें। तो वो क्या चीज है, सिमेट्री, दिस सिमेट्री। सिमेट्री इज द मेन थिंग इन दिस गाजीज लॉ, एप्लीकेशन ऑफ द गाजीज लॉ। अब सिलिंड्रिकल बॉडी है, अब सिलिंड्रिकल बॉडी को अगर आप घुमाएं, लुक एनी डिफरेंट आफ्टर यू रोटेट इट अराउंड इट्स एक्सिस। वो जो खड़ी खड़ी लाइन होती है बीच में से जो गुजर रही होती है, सिलेंडर का जो एक्सिस होता है, इफ यू जस्ट कीप अ सिलेंडर ऑन इट्स फेस, दो फेस होते हैं ऊपर नीचे प्लेन, तो अगर आप इसको घुमा दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिलेंडर सिलेंडर ही रहता है। इसी तरीके से अगर आप इसको घुमा दें स्फेयर को, ये स्फेयर को घुमा दें, लुक्स जस्ट द सेम आफ्टर यू आर टर्न इट अराउंड एनी एक्सिस थ्रू द इट सेंटर। अगर कोई लाइन सेंटर से गुजर रही है और आप स्फेयर को कहीं से भी घुमा दें तो उसकी सिमेट्री में फर्क नहीं आता, यानी उसकी शेप में फर्क नहीं आता। तो दिस इज कॉल्ड द सिमेट्री। तो Raji's law is a part of a key to you to using symmetry considerations to simplify electric field calculation। तो हम क्या कर रहे होंगे, Raji's law से हम इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेशन कर रहे होंगे। सही है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल द फील्ड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन की हमने फील्ड निकाली थी, और प्लेन शीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हमने, एक डिस्क की भी हमने फील्ड निकाली थी। वो आप चैप्टर नंबर अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी, और आप अपने पीडीएफ बुक में देख भी सकते हैं चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 7 में, ड्राइव्ड इन सेक्शन 21.5। तो सेक्शन जो 21.5 में हमने इसकी जो सारी डेरिवेशंस की थी, तो उसके अंदर हमने क्या किया था, फेयरली स्ट्रिनस इंटीग्रेशन, काफी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की कॉम्प्लिकेशन इंटीग्रेशन थी जो हमें फॉर्मूले रेफर करने पड़े, और हमने इंटीग्रेशन करके निकाल तो लिया। कैन बी ऑब्टेन इन अ फ्यू लाइंस विद द हेल्प ऑफ गाउसीज लॉ। अभी हम एप्लीकेशंस करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे गाउसीज लॉ के, तो हमें पता लग जाएगा कि व्हाई गाउसीज लॉ इज जस्ट सो सिंपल। अच्छा, तो गाउसीज लॉ कूलम्स लॉ का ही एक एक्सटेंशन है, बट इट इज अ फंडामेंटल स्टेट चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। लेकिन ये अपनी अपनी जात में एक फंडामेंटल भी हो सकता है कि हम कहेंगे भाई कूलम्स लॉ का सिर्फ क्या है कि भाई आसान तरीके से कैलकुलेशन करने का तरीका है, लेकिन गाउसीज लॉ की जो स्टेटमेंट है, इट्स अगेन अ फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड्स। तो ये बात हो गई। अच्छा, अच्छा, अब करेंगे क्या हम गाउसीज लॉ में, वो आपको मैं ये वाला जो पॉइंट है मैं आपको एग्जांपल में बताता रहूंगा। अच्छा, अब ये वाला जो टॉपिक था ना 22.1, ये था चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है मैं आपको रिवाइज कर दूं कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की ये डायग्राम है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्योंकि इसके अंदर एक चार्ज इंक्लोज है। ये मेरा पिछला प्रीवियस लेक्चर होगा, वो इसकी जो लाइंस होंगी विल बी टर्मिनेटिंग, ये वाली जो बात है ना, मैं सी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो फ्लक्स टूवर्ड विल बी इनवर्ड और विल बी आउटवर्ड, और यहाँ पर फ्लक्स विल बी आउटवर्ड बट डबल क्योंकि दोनों प्लस हैं। इसी तरीके से द फ्लक्स विल बी डबल लेकिन इनवर्ड क्योंकि दो नेगेटिव है, चार्ज ज्यादा हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। फ्लक्स की कैलकुलेशन के हमने न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं अच्छे खासे, एंड ऑफ द चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। और लास्ट के लेक्चर के अंदर मैं बिल्कुल एंड में एक मिस्टेक कर गया, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि वो क्या मिस्टेक थी और मैं क्या 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 कर गया और क्या मैंने आपको बताया और क्या था असल में। अच्छा, तो अगर कोई चार्ज बाहर पड़ा हुआ है ना, तो इसका जो फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स थ्रू दिस बॉक्स विल बी जीरो। और अगर चार्ज जो अंदर पड़ा हुआ है और वो दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बराबर बराबर हैं, तो इसका मतलब नेट फ्लक्स इज स्टिल जीरो। सो देयर विल बी द नेट फ्लक्स विल बी
जीरो। जितना फ्लक्स इसमें से आउटवर्ड जा रहा होगा उतना ही इनवर्ट जा रहा होगा। तो ये वाली बात भी हो गई। अच्छा, अब दूसरी तरह, एक डब्बा आपने लिया, क्लोज सरफेस, इसको कहते हैं क्लोज सरफेस। तो इसके अंदर सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। आवाज में सर क्या आपकी प्रॉब्लम है? आवाज आ, सर इंटरनेट इशू है आपका। अच्छा देखें, फिर अगर आवाज सही नहीं आए तो इसके अंदर मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता। मैं यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छे नेटवर्क पे जो है ना बैठा हुआ हूँ, और अच्छी मेरी बैंडविड्थ है। सर बात सुने, जी, सर बात सुने, अभी आपने जैनुल आबदीन किसको आपने ज्वाइन किया है यहाँ पर? पता नहीं, वो तो एडमिट उसने कोई वेट कर रहा नहीं था नहीं काफी। सर इसको बाहर निकालें सर, ये मैं नहीं हूँ, इसको बाहर निकालें सर, इसको बाहर निकालें, ये मैं नहीं हूँ। ये वाला, ये इसको हाँ। ये हाँ हाँ, वाला। इसको बाहर निकालें। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, प्रिंट स्क्रीन कर दिया है। अच्छा, ये वाला है ना, ये तो आपका नहीं है ना? इसको बाहर निकालें। हाँ, नहीं नहीं, ये मैं नहीं हूँ। देख लो, मैं जी हाँ निकाल हाँ, रहा हूँ बाहर निकालें सर। जैनुलाब्दीन फ्रॉम द कॉल। जी जी सर, मैं असल जैनुल आबदीन हूँ, इसको बाहर निकालें। सही है। अच्छा, सही है। तो आप है ना अभी जैनुलाब्दीन, अभी मौजूद है ना हमारे साथ? वो तो निकल गया। जी हाँ जी जी शुक्र है, अल्लाह अल्लाह जी जी, अल्लाह मैं अल्लाह हूँ अल्लाह आपके का साथ। शुक्र है। ये ना हो कि आप ही निकल जाओ। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि अगर हम इस बॉक्स को अंदर 2Q कर दिया, और फिर हमने क्या किया कि डब्बा बड़ा कर दिया, तो भी फ्लक्स बराबर रहेगा। क्योंकि जितना फ्लक्स इसमें से वो जाएगा, ये फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है ई मल्टीप्लाई बाय द एरिया। ई मल्टीप्लाई बाय एरिया, तो इसका एरिया तो बड़ा हो गया, लेकिन इसकी वजह से फ्लक्स बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि एरिया बड़ा हो गया, लेकिन ई वीकन हो गया। और बाय सेम फैक्टर, जितने फैक्टर से एरिया बड़ा हुआ है, उतने ही फैक्टर से ई छोटा, ई वीकन हो गया, तो ई कम हो गया। तो इसका मतलब है कि द नेट फ्लक्स विल रिमेन सेम। अच्छा, ये वाली बात हो गई। अच्छा, ये वाली हमने एग्जांपल ले ली थी, ये आप प्रीवियस लेक्चर्स में से आप इसको देख सकते हैं। और फिर सारे न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये सारे करवाए हैं, तो आप प्लीज गो थ्रू इट। अब हम चलते हैं दूसरे आगे पर, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, ये भी हो गया। अब हम चलते हैं गॉसेस लॉ पे। ये गॉसेस लॉ, अब ये कहता है गॉसेस लॉ कि अगर हमारे पास स्टेज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस। अब ये जो है, आप थोड़ा सा इसको अपने पार्ट पे पढ़ें 1 मिनट, फिर मैं आपको इसकी स्टेटमेंट इक्वेशन की सूरत में दिखा दूं। इसको पढ़ें क्या कह रही है, मैं फिर पढ़ता हूँ कि व्हाट इट स्टेट्स। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता से, बहुत ही जो है ना, बात को जोर देकर समझा रहा हूँ ताकि आप लोग इसको समझ लें। लेकिन आप अपनी पीडीएफ भी ओपन रखें, ताकि जब मैं आपको कहूँ कि आप काम करें तो आप काम कर सकें अपने। अच्छा, द द गॉसेस लॉ स्टेट्स कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज सरफेस से। अच्छा, क्लोज सरफेस से मुराद क्या है? क्लोज सरफेस से मुराद ये है कि आपने कोई भी चार्ज लिया, और कहते हैं क्लोज सरफेस। ये डब्बा इमेजिनेशन से बना दिया या फिजिकल आप डब्बा है? इट इज पेज नो, नंबर इट भी इज बता नॉट। दिया करेंगे कौन से पेज पे। अच्छा, पेज नंबर भी बता दूं? ओह, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट, माशाल्लाह। पेज नंबर तो आपके सामने है, ये रहा। ये पेज 732 सामने है हर वक्त। अच्छा, पेज 32, 732 ये सामने है, यहाँ से देखें। अच्छा, तो ये कह रहा है कि थ्रू एनी क्लोज सरफेस। अब मैं क्लोज सरफेस आपको बता दूं कि एक चार्ज है किसी भी जगह पर, तो आपने उसके अराउंड उसको बंद कर दिया ना, तो दैट इज कॉल्ड क्लोज सरफेस। अब बंद करने का मतलब है कि आपने सिर्फ इमेजिनरी एक बॉडी उसके अराउंड सोच ली, तो दैट इज ऑल्सो अ क्लोज सरफेस। और अगर कोई फिजिकल, अगर आपने उसके अंदर कोई सर्कल के अंदर बाकायदा कोई स्फेयर के अंदर आपने इसको बंद कर दिया है, कोई स्फेयर का मटेरियल भी है, तो दैट इज ऑल्सो फाइन। लेकिन आम तौर पे गाउस लॉ में सरफेस, जो क्लोज सरफेस होती है, वो आर्बिट्रेरी शेप की भी हो सकती है, यानी कोई सा भी शेप, वो टेढ़ा मेढ़ा बस बंद होना चाहिए। और वो सर्कल भी हो सकती है, सिलेंडर भी हो सकता है, और 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 कोई इस रेक्टेंगुलर बॉक्स भी हो सकता है। तो कौन सी सरफेस ज्यादा हेल्प करेगी, वो हमें फ्रॉम फ्रॉम सिनेरियो टू सिनेरियो दैट विल चेंज, वो न्यूमेरिकल्स में आएगा। अच्छा, इसका जो फ्लक्स होगा ना उस सरफेस में, क्लोज सरफेस में, इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस। तो ये कह रहा है कि फ्लक्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके अंदर जो आपने इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द क्लोज सरफेस है। बस ये इसकी स्टेटमेंट है। अब मैं इक्वेशन में आपको दिखा देता हूं
क्योंकि किताब में और मेरे पढ़ाने में फर्क ये है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना किताब में मैं आपको वो पढ़ाऊँ। तो वो ये कह रहा है, देखें ये चीज़ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पे इसने स्टेटमेंट में क्या कहा कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट चार्ज। तो अब ये बात हो गई कि ये टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स और ये नेट चार्ज से प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि डायरेक्टली क्यू ऊपर आ रहा है तो प्रोपोर्शनल हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, 1/E0 एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द एक ऐसी चीज है जिसने जो है हमारी जिंदगी बहुत आसान कर देनी है। लेकिन आप ये समझ लें कि ये स्टेटमेंट है सिर्फ, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई नॉट। अब टोटल फ्लक्स हमें पिछले न्यूमेरिकल्स में लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं कि टोटल फ्लक्स बराबर होता है ई मल्टीप्लाई बाई ए। जहां पर वो किसी भी सरफेस से अगर गुजर रही है ई, वहां पर कोई है, तो हम कहते हैं कि उसका एरिया कितना है। अब ये जो है ना ई ए, इसकी पूरी एक डिटेल वो आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब ये कि इसकी जो 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 डायरेक्शन है वो इस एरिया की सरफेस से तो परपेंडिकुलर हो, लेकिन एरिया का जो नॉर्मल होगा उसके साथ इन सिंक होनी चाहिए, दोनों लाइनें सेम होनी चाहिए। एरिया का नॉर्मल क्या होता है, सर्कल का जो नॉर्मल होता है वो हर पॉइंट पे बाहर निकल रही होती है पॉइंट्स, समझ आ रही है बात। और ई का भी हर वक्त हर सर्कल के अराउंड अगर ई हो पॉइंट चार्ज की वजह से, जैसे ये पॉइंट चार्ज है, तो वो सारी जो ई की लाइनें होती है वो बाहर निकल रही होती हैं। तो ए और ई हर जगह पे बिल्कुल इन एक लाइन में ही होते हैं, तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अगर वो एक लाइन में बराबर ना हो तो हम क्या कर लेते हैं कि ई का वो वाला कंपोनेंट ले लेते हैं जो उस ए के साथ जीरो एंगल पर हो। ये हम पिछले जो है कूलम्स लॉ में भी करते रहे। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से फ्लक्स की जो है एक क्या बात हो रही है, ये वाली बात हो रही है, ये वाली के कॉस थीटा। और हर जगह पे ए जो होता है वो अलग अलग डायरेक्शन ले सकता है, तो हम कहते हैं छोटे छोटे ए में ले लो, डी ए इज अ वेरी स्मॉल ए, और उसको इंटीग्रेट कर लो सबको, तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। इसकी मिसाल मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, इरेगुलर शेप में तो आपने डी ए ले लिया, लेकिन अगर आप लेट्स से कि चार साइड्स ले लें एक स्क्वायर डब्बे की, तो आपने कहा कि भाई हर डब्बे की हर साइड के ऊपर जो है ना आप निकाल लें ई कितना है, और उसका वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें और सबको मल्टीप्लाई कर दें और सबको ऐड कर दें, तो ये टोटल फ्लक्स आ जाएगा। ये मेरे जहन में अभी अभी मिसाल आ गई। अच्छा, जब ये कॉस होता है ना, ये कॉस बीच में होता है, जब सर ये मैं कॉस, हाँ बोले। ये क्वेश्चन पूछना था कि ये फॉर्मूला लगाते कब है, मतलब स्टेटमेंट क्या होती है क्वेश्चन की। आपने बोला था ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यूनिफॉर्म अनयूनिफॉर्म इस टाइप का कुछ बोला था आपने ना। हाँ, तो यूनिफॉर्म हमारी हमारी जो फील्ड हो ना, आमतौर पे हम यूनिफॉर्म फील्ड उसको कहते हैं कि जो डिस्टेंस के हिसाब से चेंज ना हो रही हो, यूनिफॉर्म फील्ड। अब जैसे सर अब ये पिछली पिछली दफा जो है आपने यहाँ पे फ्लक्स कैलकुलेशन में एक जगह आई थी यूनिफॉर्म फील्ड, मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर, ये देखें ये यूनिफॉर्म फील्ड है। इस सही। जो डिस्क चार्ज की वजह से जो फील्ड क्रिएट होती है ना, ये जो डिस्क की वजह से, और जी। ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है और इनफाइनाइट लेंथ की है, तो इसके ऊपर से जो फील्ड क्रिएट होगी ना, वो डिस्टेंस के हिसाब से वेरी नहीं करेगी, वो बिल्कुल यूनिफॉर्म्ड होगी। तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म फील्ड, हर जगह पे एक जैसी होगी। अच्छा, इसके उसमें जो है ना डिस्टेंस नहीं आता है गैस। अच्छा, अभी मैं वापस अपने पॉइंट पर आ जाऊं इस जगह पे, और मैं आपको बताऊं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं जिंदगी आसान करना चाह रहा हूँ वाजिस लॉ के जरिए से। हाँ तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये वाला फार्मूला इंटीग्रेशन वाला मतलब स्टेटमेंट क्या होगी क्वेश्चन की, हम कब लगाएंगे। पिछले ये क्वेश्चन वाली में आपने नहीं नहीं लास्ट नहीं क्वेश्चन में लगाया था नहीं ना। नहीं, वो तो अभी बाद में आएगा। वो कहाँ पे इंटीग्रेशन करना, ये स्टेटमेंट है, वो तो फ्लक्स का था ना, ये स्टेटमेंट है। इंटीग्रेशन ना करना पड़े, सारा मसला यही है। अच्छा। इंटीग्रेशन जो है ना बहुत आसान हो जाए, इंटीग्रेशन ना करना पड़े, गाजिस लॉ यही है। सही सही सही। अगर इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी ना, तो जी जी। समझ लें इंटीग्रेशन तो करनी पड़ेगी, लेकिन वो जहन में इतनी आराम से हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इंटीग्रेशन कर दी। मिसाल के तौर पे ओके। आप कहते हैं कि भाई एरिया ऑफ द सर्कल निकालो, तो सही। एरिया ऑफ द सर्कल तो निकलता है, जाहिर बात है इंटीग्रेशन से निकलता है, लेकिन आपके पास तो डायरेक्ट फार्मूला मौजूद है, पाई आर स्क्वायर इज द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ द सर्कल। जी या जी। फिर अगर आप कहते हैं भाई मेरी क्लोज सरफेस स्फेयर है, तो आपने कहा भाई स्क्वायर स्फेयर पे इंटीग्रेशन करो। लेकिन स्फेयर की इंटीग्रेशन क्यों करें भाई, हमारे पास तो मालूम है कि सरफेस स्फेयर का एरिया होता है फोर फोर पाई आर पाई स्क्वायर, स्क्वायर। यस फोर सर। पाई आर स्क्वायर। तो जी। स्फेयर का तो फार्मूला हमें पता है, तो हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे ऐसे शेप्स लेंगे आसान वाले जिसकी इंटीग्रेशन हमें करनी ना पड़े। और इंटीग्रेशन डीए जो निकले वो एरिया ऐसा एक नॉर्मल सी चीज हो
जिंदगी आसान करना। तो ओके सर। इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट तो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन वो इंटीग्रेशन हो इतनी आसानी जाएगी कि पता ही नहीं चलेगा कि इंटीग्रेशन भी हुई है। फिर मैंने अभी आपको स्फेयर और सिलेंडर की बात बताई कि सिलेंडर का की इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है, वो आपको पता है कि वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई जो स्क्वायर सर्कमफ्रेंस जो होता है, और मल्टीप्लाई बाई लेंथ। अभी ये सिलेंडर का फॉर्मूला आएगा 2 पाई आर एल। अच्छा सही है, तो ये सिलेंडर का एरिया होता है। और सिलेंडर के जो ऊपर नीचे के दो फेस होते हैं, जैसे पेप्सी का कैन है, तो जहां से आप पेप्सी पी रहे होते हैं ऊपर से वो फ्लैट सरफेस होती है, उसका एरिया सर्कल का एरिया होता है, तो वो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, वो बहुत आसान होता है। एनीवे, सो ये वाली स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान में रखें, दिस इज द स्टेटमेंट फॉर गॉसेस लॉ। सही है। तो अब हुआ क्या कि हमने कहा कि ये वाली स्टेटमेंट है, ई क्या होगी, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से ई कितनी होती है, पॉइंट चार्ज की वजह से ई इतनी होती है, 1/4 पाई ई नॉट, ये के है, 1/4 पाई ई नॉट, ये के होता है, के मल्टीप्लाई बाई क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये हमने ई के लिए ये रख दिया, और एरिया के लिए क्या कर दिया, एरिया के लिए हमने कर दिया भाई, ये आ गई एरिया के लिए। तो ये एरिया हो गया ऑफ द स्फेयर। तो ये सर चीज, और ये तो 2 पाई होता है ना। ये 4 पाई आर स्क्वायर कट गया, और आपके पास टोटल फ्लेक्स कितना आ गया, E/E0। ये है इसकी स्टेटमेंट का तरीका, कि आपने स्फेयर कंसीडर कर लिया, इस क्यू के अराउंड क्या कंसीडर कर लिया, स्फेयर, और ये दोनों, ये जो है ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है फ्लक्स कैलकुलेट करने की, फ्लक्स की डेफिनेशन है। फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, ई एट एवरी पॉइंट ऑफ द एरिया और इन पैरेलल विद द एरिया, एरिया नॉर्मल, और ये जो है स्टेटमेंट है। और इसकी मदद से हमने कहा कि गॉसेस लॉ ने क्या बता दिया कि भाई ये बराबर आ जाती है Q/E0। अब देखें ये स्टेटमेंट ही है, अभी आपको जो है ना स्किल डेवलपमेंट नहीं हुई, स्किल डेवलप नहीं हुई आपकी, क्योंकि स्किल की अभी आपने कोई काम ही नहीं किया। तो ये अपनी स्टेटमेंट याद रख लें, अभी हम स्किल डेवलप करेंगे अपनी, कि हाउ टू यूज दिस गॉसेस लॉ फॉर मेकिंग अवर लाइफ इजियर इन डिफरेंट सिनेरियोज। अच्छा, अब ये जो ना, द फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस, ये तो हम पहले ही मालूम कर चुके हैं कि अगर किसी सर्कल के बीच में अगर कोई चार्ज पड़ा हुआ हो, तो आप सर्कल को बड़ा करते चले जाएं या स्फेयर को बड़ा करते चले जाएं, तो टोटल फ्लक्स जो होता है वो स्फेयर बड़े करने की वजह से चेंज नहीं होता, क्योंकि अंदर चार्ज तो सेम है, और वो एरिया बढ़ रहा है बड़ा करने की वजह से। तो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वीकन हो रही है, और दोनों का कांस्टेंट, ये दोनों का जो है कांस्टेंट सेम रहता है। तो ये वाली बात हमने पहले भी डिस्कस की हुई है, और यही वाली चीज़ें यहाँ पर ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड तरीके से डिस्कस की हैं कि ये डीए है, तो इसकी जो प्रोजेक्शन होगी बड़े एरिया पर वो 4DA होगी, क्योंकि इसका आर जो है वो ये आर है छोटे सर्कल स्फेयर का, और बड़े स्फेयर का जो है, जब कोई ये कोई आप लोगों के सवाल आ रहे हैं, एडमिट करना है, समवन वांट्स टू, हस्सा वाली ये क्या है भाई, आउटसाइड DHS यूनिवर्सिटी। सर नहीं नहीं सर, ऐड मत करिएगा, हस्साम अली कोई नहीं है हमारी नहीं करूँ, क्लास में। नहीं नहीं नहीं। नहीं डिनाई करते, एंट्री। चलो सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये टिक टिक कर रहा था ना, ये मुझे बीप दे रहा था, तो मैंने आपसे पूछ लिया। आ, जैन काफ़ी हेल्प करते हैं यार हमारे हमारी क्लास में, सवाल भी अच्छे पूछते हैं। अच्छा, तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं ना। हाँ, तो 4DA × 4DA, अच्छा ये भी बड़ा आसान हो गया ना गूगल मीट से, कि ये जो है ना हमारे जूम की जो टाइम लिमिटेशन थी ना, उससे जान छूट गई, अल्लाह का शुक्र है। तो ये डीए जो आर जब बढ़ जाएगा ना, तो आर डबल होने की वजह से, 2R होने की वजह से यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो ये इसका जो एरिया होगा वो 4DA हो जाएगा। लेकिन इसकी जो रिलेशनशिप है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो भी वीकन हो जाएगी बाई R², तो सेम फैक्टर से जो है वीकन हो जाएगी, तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, फ्लक्स आएगा, इसके इसके एज पर इसमें फील्ड ज्यादा होगी लेकिन एरिया कम होगा। और इस वाले डार्क ग्रे एरिया, डार्क पर्पल एरिया पे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वीकन होगी, वीक होगी, लेकिन एरिया 4 टाइम्स होगा। तो यहाँ पे 4 टाइम्स वीकन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया 4 टाइम्स ज्यादा होगा, तो ये सेम आएगा। तो ये वाली बात हो गई। अच्छा, पॉइंट साइड ये हो गया, और ये स्टेटमेंट है इसकी, और ये जो स्टेटमेंट है ये जनरल स्टेटमेंट है इरेगुलर शेप्स के लिए। अगर आपके पास एरिया कोई फिक्स है तो आपने कहा कि ई है, लेकिन अगर एरिया जो है वो फिक्स नहीं है, तो फिर आपको ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन इंटीग्रेट करते हुए हम ऐसा काम करेंगे कि शेप ऐसा लेंगे कि इंटीग्रेशन सिलेंडर की हो या स्फेयर की हो, जो कि फॉर्मूला मौजूद हो। तो ये स्टेटमेंट मैं आपको ऊपर की स्टेटमेंट दिखाता हूं फिर से। ये वाली जो स्टेटमेंट थी, ई ए रेगुलर शेप के लिए,
और ये जो है ये वाला फार्मूला, और यहां पर ये वाले इंटीग्रेशन के साथ, लेकिन ये वाला फार्मूला, सेम चीज। अब आगे चलते हैं। अल्लाह अकबर, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। ये वाली डिस्कशन जो है मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता चुका हूँ। ये अभी आपको जो है ना अपनी स्किल डेवलपमेंट करने के लिए ना, जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है आ जाए, इसके लिए सारी डिस्कशन की आपको जरूरत नहीं है, अदरवाइज दिस इज द सेम थिंग। और ये हो गया। अच्छा, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, ये आप देखें पीडीएफ में पढ़ेंगे ना, और क्योंकि जो है तवज्जो किए बगैर और जहन लगाए बगैर तो कोई चीज़ भी नहीं, पीडीएफ की तरफ भी रेफर कर सकता हूँ, ये इधर इस तरफ भी रेफर कर सकता हूँ कि ज़रा आप इसको पढ़ें। ये जो क्लोज बॉडी है, पॉइंट चार्ज आउटसाइड अ क्लोज सरफेस दैट इंक्लोजेज नो चार्ज, if an electric line if an electric line from the external enters the surface at the point, it must leave at another। यानी कहीं से एंटर हो रही है तो उसको लीव भी करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इस क्लोज बॉडी आर्बिट्रेरी शेप है ये, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक नेट फ्लक्स थ्रू दिस। तो नेट फ्लक्स जो होगा उसका जीरो होगा। और यहाँ पे हमने एरिया क्यों डीए लिखा है इंटीग्रेशन के साथ, वो इसलिए लिखा है कि इसका एरिया कुछ होगा, लेकिन हमें नहीं पता कि ये तो बड़ा इरेगुलर सा शेप है, तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन से इसका एरिया मालूम चल सकता है। लेकिन हम तो सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं कि इफ देयर इज नो, ये आप इसको याद रख लीजिए, और इतनी बार आएगा कि याद हो ही जाएगा, लेकिन शुरू में तो ज़रा बात है, मुझे बताना पड़ेगा आपको कि क्या बात है, कि इफ देयर इज नो, तो देयर विल नो फ्लक्स, नेट फ्लक्स थ्रू द बॉडी, नेट फ्लक्स कुछ नहीं होगा। यानी ये वाली फिर भी स्टेटमेंट में देख लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ फिर स्टेटमेंट में, ऊपर वाले स्टेटमेंट में, कि अगर Q जीरो होगा किसी भी बॉडी में, और ये वाला जो सर्कल लगा हुआ है ये क्या चीज है, ये सर्कल है क्लोज सरफेस पर इंटीग्रेशन। तो बॉडी पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, पूरी बॉडी पे, पूरी क्लोज सरफेस पे, दैट वाई दिस सर्कल जस्ट शोज यू द क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस का निशान है। तो अगर इस क्लोज सरफेस के अंदर Q जीरो है, तो नेट फ्लक्स कितना होगा, दैट विल बी Q अपॉन जीरो अपॉन ई नॉट, दैट इज जीरो। तो इसका मतलब इसमें से कोई फ्लक्स नहीं होगा। इसी पॉइंट को एलिब्रेट किया है यहाँ पर इस वाली मिसाल के जरिए से। अच्छा, ये वाली बात हो गई, ये इन्होंने बता दिया, और आगे चलते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ, अगर वहां पर इंक्लोज चार्जेस में कुछ मल्टीपल चार्जेस हैं, तो Q1 Q2 Q3 अलग भी नहीं करना, करना, और हमें क्लोज सरफेस ऐसी लेनी है कि नेट चार्ज आ जाएगा, नेट चार्ज Q1, इसको कहेंगे हम इंक्लोज चार्ज Q1 प्लस Q2 Q3। और अगर इसके अंदर कोई नेगेटिव भी है तो वो नेगेटिव ही आएगा, Q1 Q3 अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही इंक्लोज चार्ज इस तरीके से मालूम होगा। अच्छा, थोड़ा सा इसको पढ़ लें, ये क्या कह रहा है। एक्सक्यूज मी। अच्छा, नाउ कम्स द फाइनल स्टेप इन ऑब्टेनिंग द जनरल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। सपोज द सरफेस encloses not just one point charge, बल्कि ज्यादा चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3, but several charges Q1 and Q3। the total resultant electrical field at any point is the vector sum of the E fields of the individual charges। अच्छा, तो ये बात हो गई। ऑल्सो लेट ई बी द टोटल फील्ड एट द पोजिशन, तो ई जो निकालेंगे वो इन तीनों चार्जेस की वजह से निकालेंगे जो अभी हम तक करते रहे आ रहे हैं। तो टोटल जो आएगी ना, टोटल फ्लक्स, ये स्टेटमेंट है असल में जो देना चाह रहे हैं ना, सारी डिस्कशन से सुपरपोजिशन वाली चीज है ये। तो वो टोटल इलेक्ट्रिक इनक्लोज चार्ज आएगा, और ये दिस इज गॉसेस लॉ। ऊपर क्यू था, क्यू नॉट था वहां पर, अब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा, टोटल इलेक्ट्रिक Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और अगर वो पूरी की पूरी लाइन है तो इंक्लोज चार्ज कितना होगा, पूरी लाइन का चार्ज होगा। अगर वो अंदर कोई डिस्क है तो इंक्लोज चार्ज क्या होगा, पूरी डिस्क का चार्ज होगा। इसी तरीके से अगर इसके अंदर वो स्फेयर है तो उस वॉल्यूम कोई चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है तो उसका नेट चार्ज कितना आएगा, पूरा स्फेयर पे जो चार्ज है वो आएगा। अच्छा, जो वो ये है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ जाए हमें, तो ये स्टेटमेंट आपको पता लग गई। और मैं आपको थोड़ा सा अल्फाजों में बताने की कोशिश करूँ कि ये कैसे आसान हो जाएगा। कि देखिए, हमें सिर्फ नेट चार्ज चाहिए होगा। हाँ, इसमें क्या चीज़ें मालूम करेंगे हम, अगर नेट चार्ज पता हो तो हम मालूम कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, अगर हमें पता हो पूरा टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो फिर ये हम
नेट चार्ज भी अंदर से हम मालूम कर सकते हैं मौजूद है। बात हो गई। अच्छा, ये बात याद, ये मैंने आपको पहली क्लास के पहले ही शुरू में बता दिया था कि गॉसियन सरफेसेस आर पर्टिकुलर सर्कल होने की जरूरत नहीं है उसको। ये क्या कह रहा है? ज्वाइन दिस कॉल, समवन वांट्स टू ज्वाइन आउटसाइड। ये मेरे नाम से कोई आना चाह रहा है भाई। शाबाश। अच्छा, तो क्या बात हो रही थी? अच्छा, मैं बात कर रहा था, हाँ क्या कर रहा था, गॉसियन सरफेस आर इमेजिनरी। तो ये इमेजिनरी सरफेस है, ये जो हम जो लगाएंगे ना, फिजिकली लगने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ सोचना है सिर्फ, ताकि हमारा सिनेरियो डेवलप हो जाए। तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द गॉसियन सर्फेसेज आर नॉर्मली इमेजिनरी। अच्छा, ये बात हो गई। अच्छा, एज एन इक्वेशन टू द वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल ऑल एक्सप्रेस द सेम थिंग। ये सारे जो इंटीग्रल की फॉर्म्स है ना, ये सारी एक ही चीज को डिफाइन कर रहे हैं। तो ये क्या है कि ये आपने इसके साथ डी ए के साथ ले लिया, और अगर वो बिल्कुल ई जो है बिल्कुल डायरेक्टली आपके पास बिल्कुल साम ए के यानी एरिया वेक्टर के बिल्कुल साथ है, परपेंडिकुलर है, तो फिर तो सीधा जिस सरफेस के बिल्कुल सामने सामने से पड़ रही है, तो फिर आपको कॉस थीटा लेने की जरूरत ही नहीं है। तो जो ई होगी वही ई परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये ई परपेंडिकुलर का निशान है, ये वाला जो निशान है, ये ई परपेंडिकुलर का निशान है। चले, आई एम जस्ट वेरी मच मीन्स इंटरेस्टेड इन गोइंग डायरेक्टली टू द इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स और न्यूमेरिकल सॉल्विंग। तो वो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। और और अच्छा, एक पॉइंट था मुझे ढूंढना पड़ेगा, वो कहाँ था जो मुझे बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई मिस ना हो जाए ना, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ था वो? जनरल फॉर्म ऑफ द लॉ, ये मैंने अभी, अच्छा चले, अच्छा सही है। Gauss law is the definitive answer to the question we posted in the beginning of chapter 22.1। हाँ, क्या क्या गॉसेस लॉ में क्या हेल्प करेगा? इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न is known in a given region, what can be determined about the charge distribution in that region? It इलेक्ट्रिकल फील्ड यानी जो अंदर चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान ये पूरा रिलेशनशिप आपको प्रोवाइड करके दे रहा है। बट इन सम केसेस गॉसेस लॉ, वी कैन यूज गॉसेस लॉ टू आंसर रिवर्स क्वेश्चन। तो रिवर्स क्वेश्चन में भी पता कर सकते हैं, तो ये आपको न्यूमेरिकल में पता लगेंगी चीजें, सही ठीक है। अच्छा, अब चलें इलेक्ट्रिकल फील्ड्स एंड इनक्लोज चार्ज। अच्छा, अब ये तस्वीर है, जरा इसको पहले देख लें और इंक्लोज चार्ज मुझे बताएं। सवाल क्या है, सवाल पढ़ें। फिगर 22.15, ये रही 22.1.5 यहाँ पे नजर आ रही है आपको। ये आप अपने पीडीएफ फाइल भी खोल लें सामने, तो ज़्यादा आसान है, क्योंकि वीडियो में देखना जरूरी है, पीडीएफ फाइल में देखें ताकि आप अपनी मर्जी से स्क्रॉल डाउन कर सकें। और ये उनके लिए सही है जो लैपटॉप पे इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने पीसीज पे यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, आपके पास पीडीएफ फाइल होनी ओपन होनी चाहिए। अच्छा, फिगर 22.5 शोज द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय टू पॉइंट चार्जेस, क्यू प्लस है और क्यू माइनस है। ये दो एक प्लस और बराबर है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ये डायपोल है, सही, इसको डायपोल कहते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ डी। अब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करके दिखाएं, फ्लक्स मालूम करके देते हैं। तो जस्ट यू डू इट विद मी। इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, सबसे पहले क्या करते हैं, इंक्लोज चार्ज ए में कितना है, सरफेस ए शोन इन रेड, ये रही रेड, इंक्लोज द पॉजिटिव चार्ज क्यू। तो पॉजिटिव चार्ज क्यू है, तो पॉजिटिव चार्ज क्यू की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक ये कितना होगा, प्लस क्यू ई नॉट। ये यहां पे आंसर देख लें। हेंस विदाउट हैविंग टू डू एनी इंटीग्रेशन, फ्लक्स मालूम करने के लिए क्या करना पड़ता था लास्ट टाइम, हमने जो जुम्मे की क्लास थी मेरी, उसके अंदर हम इंटीग्रेशन की थी ना पूरे एरिया की। लेकिन अब हमें इंटीग्रेशन नहीं करनी है, इस क्यू के साथ इस पूरे सर्कल का को फॉर्मूला लेके कुछ भी नहीं करना। हमने कहना है गॉसेस लॉ क्या करता है कि फ्लक्स किसके बराबर होता है, फ्लक्स बराबर होता है ई ए के बराबर, और ई ए बराबर होता है किसके, क्यू नॉट अपॉन ई नॉट। गॉसेस लॉ नॉट आएगा ये, क्योंकि इसके अंदर जो नेट क्लोज है, समझे आप,
इसको कैन यू अप्रिशिएट दिस होल थिंग, यहीं से आपको पहले पॉइंट से आपको अप्रिशिएट करने की पोजीशन आ जानी चाहिए कि यू हैव जस्ट फ्लक्स। अदरवाइज ये आपको पूरा का पूरा एक सवाल सॉल्व करना पड़ता, ई निकालनी पड़ती और ई को फिर एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ता। लेकिन अब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड गॉसेस लॉ की अगर हमने अप्लाई कर दिया तो वी नो दैट दिस इज क्यू अपॉन ई नॉट, तो इसके अंदर क्यू नॉट है इसलिए ये इसका ये होगा। लेकिन बी में क्या है, बी में क्योंकि चार्ज नेगेटिव है तो माइनस क्यू नॉट अपॉन ई नॉट आ जाएगा। तो इसकी जो लाइंस हैं वो सारी की सारी इनवर्ट्स हैं, तो इनवर्ट लाइंस तो माइनस के लिए ही होती हैं, तो इसके अंदर चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। तो अगर हमें ये पता लग जाए कि भाई किसी जगह पर जो नेट फ्लक्स है वो इनवर्ट जा रहा है, तो हम कहेंगे भाई इनवर्ट जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर नेट चार्ज भी इनवर्ट नेगेटिव होगा, जब भी तो नेट फ्लक्स इनवर्ट जा रहा है। और अगर नेट फ्लक्स अंदर पॉजिटिव होता, यानी माइनस प्लस करके सारे सारे अंदर के चार्जेस को जमा करके अगर वो पॉजिटिव होता, तो नेट फ्लक्स जो जाता वो भी आउटसाइड जाता, जो अंदर जाता है वो कम होता और जो बाहर आता आउटपुट होता वो ज्यादा होता। अच्छा अच्छा। अच्छा अब ये बताएं कि पॉइंट सी के अंदर कितना चार्ज है, नेट चार्ज। जब बॉडी बॉडी जो सी है, ये जो बड़ा आउटर रेप शेप है पर्पल का, इसके अंदर नेट चार्ज कितना है, इसके अंदर नेट चार्ज है जीरो, क्योंकि जितना नेगेटिव है उतना ही चार्ज तो जीरो है। तो क्यू ई फाई दैट द टोटल फ्लक्स जो बॉडी में आएगा, इसमें इनवर्ट और आउटपुट देखें, फ्लक्स तो है, इनवर्ट भी है आउटपुट भी है, ये लाइनें नजर आ रही है आपको, ये बाहर निकल रहा है और ये लाइन अंदर आ रही है, लेकिन क्योंकि टोटल नेट फ्लक्स जीरो है तो इसके अंदर से टोटल फ्लक्स जो होगा, टोटल चार्ज जब जीरो है, नेट चार्ज जीरो है, तो टोटल चार्ज फ्लक्स भी जीरो होगा, तो ये आ गया आंसर। अच्छा अब इसके अंदर तो फ्लक्स था, ओ इसके अंदर तो चार्ज था, सी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का कैंसिल आउट कर रहे थे, लेकिन डी में तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसमें से नेट फ्लक्स कितना होगा, कहते हैं जितना अंदर आएगा उतना ही बाहर जाएगा, क्योंकि चार्ज आउटसाइड है, अंदर कोई साइड नहीं है, तो ये भी क्यू ई डी फाई ऑफ दिस बॉडी डी विल ऑल्सो बी जीरो। These results just depends only on the charges enclosed within each Gaussian surface, not on the precise shape of the surface. तो इसके शेप पे कोई मैटर नहीं करता। We can draw similar conclusions by examining the electric field lines. अब ये अगर हम फील्ड लाइंस को भी देखें तो ये भी नजर आ रहा है कि जितनी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं उतनी अंदर जा रही हैं, ये पॉइंट बता रहा है ये। All the field lines that cross surface A are directed out of the surface, so the flux through A must be positive. A में जो निकल रही है ना फील्ड लाइंस वो सारी आउटवर्ड्स हैं, तो इसका फ्लक्स भी पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से और आगे भी, ये आप पीडीएफ में पढ़ लें। और अब ये वाला सवाल जो है ना, ये आप अपनी पीडीएफ की फाइल खोल लें और मुझे बताएं, ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्शन 22.3, हमने जो सारी 22.3 की जो सारी डिस्कशन की है वो आपको समझ आ गई कि नहीं आ गई, इसका ये सवाल है। स्पेंड 5 मिनट्स ऑन इट और इसको पढ़ें और इसका आंसर बताएं। सवाल पढ़ें, कोई कौन पढ़ेगा सवाल, कौन पढ़ेगा? सर मैं पढ़ लूं? हाँ जी प्लीज प्लीज, माशाल्लाह। Figure 22.16 shows ये 6 point charges that all lie in the same plane. 5 Gaussian surfaces S1, S2, S3, S4, and S5. Each enclosed part of this plane, and figure 22.16 shows the intersection of each surface with the plane. Rank these 5 surfaces in order of the electric flux through them from most positive to most negative. हाँ, तो ये कह रहा है कि जो सबसे ज्यादा फ्लक्स जिस बॉडी में से निकल रहा होगा ना, जिस क्लोज सरफेस में, वो सबसे पहले लिखो और डिसेंडिंग ऑर्डर में फिर उससे कम लिखो, फिर नेगेटिव में जाएगा वो सब, जो नेगेटिव में हो उसको आखिर में लिखो। तो बॉडीज कितनी है, 5 बॉडीज हैं। अब आप देखें कि इसमें सबसे ज्यादा फ्लक्स कौन सी बॉडी से आउट हो रहा होगा, तो आप इसको कैलकुलेट करें, इस बॉडी के अंदर नेट फ्लक्स कितना है S2 में, अगर S1 में देख लें, S1 में नेट नेट चार्ज कितना है, S1 में नेट चार्ज इज जीरो, Zero. तो इसका मतलब फ्लक्स विल बी जीरो, जी. फाई, क्योंकि फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई नॉट, क्यू इज जीरो, तो अपॉन ई नॉट इज कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, इसको तो S1 कह दो आ गया। अच्छा, और ई नॉट को भी भूल जाएं, सिर्फ चार्ज की
को भी अगर हम देख लेंगे ना, तो ई नॉट तो फिर से एक ही जैसा है ना, वो सब में कॉमन है तो कॉमन निकल आएगा। अच्छा, इसके अंदर चार्ज की 5 है और 9 है, तो ये 14 हो गया। 14 में से -7 कर दें तो इसके अंदर 7 आ गया, तो आप इसको लिख लें 7 S2। और S2 पर +7, S2 में +7। अच्छा, इसके अंदर कितना है? कहाँ पर? S3 में, ये रहा S3। इसके अंदर है +10 है और जीरो। -10 भी है, तो जीरो आ गया। तो ये जीरो आ गया। इसके अंदर जीरो देखें, नहीं, ये 1, 2 और 3, ये +10 है, ये +1 है, ये -10 है, तो ये तो जीरो हो गया। तो ये अगेन जीरो हो गया, S1 की तरह ये भी जीरो है। S4 में 1 है। S4 में 1 है, तो इसको जो है अपनी जगह पर लिख लें, S1 +1 है। +1 है, हाँ, +1। और S5 में टोटल का दिखा लें, देख लें, और जितना पॉजिटिव जो सबसे ज्यादा होना, और जो सबसे ज्यादा नेगेटिव है उसको नीचे लिख लें। दैट ठीक है इज सर, दैट इज द बहुत आंसर। शुक्रिया। दैट इज द थैंक यू आंसर। सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। अब जो अभी जो है ना, जो असल आज के लेक्चर का क्रक्स है ना, वो अब आया है। जो मतलब असल पोर्शन आया है, क्रक्स तो चलो छोटी सी चीज होती है, लेकिन ये असल पोर्शन अब आया है। अब ये तो हमने काफी सारी डिस्कशन कर ली है, आप कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको जो एक ऐसी फंडामेंटल चीज बता रहा हूँ जो समझने में शायद थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। वो ये कह रहा है, symmetry, we want to know the electric field caused by charge distribution on a conductor. अच्छा, these calculation as added by the formula remark, these calculation जो हम करेंगे ना आगे, तो what is this remarkable fact? इसको आप वाकई जो है समझ लें, कह सकते हैं कि रिमार्केबल फैक्ट है। वो क्या है कि इसकी स्टेटमेंट पढ़े कोई, यहाँ से ये पढ़े When कोई। when excess charge is placed on a solid conductor and is at rest, it resides entirely on the surface. resides Resides entirely on the surface, not in the interior of the material. By excess, we mean charges other than the ions and free electrons that make up the neutral conductor. अच्छा, चले, आपकी आवाज़ जो है इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन बात समझ में आ गई है। कुछ रोबोट टाइप की आ रही थी, समझ में तो आ गया है, सबको भी आ गया होगा। तो ये कह रहा है कि अगर सॉलिड कंडक्टर हो, सॉलिड कंडक्टर है, ये सॉलिड कंडक्टर है, ये कौन सा वाला? आउटवर वाला। तो ये कह रहा है कि अगर आप इसके ऊपर कोई आप एक्सिस चार्ज इसके अंदर डालेंगे, मिसाल के तौर पे आपके पास एक स्फेयर हो और आप इसको किसी नाइलॉन की चीज से, या वो जो होता है ना, वो सर्दियों में जो कंबल ओढ़ते हैं, इस तरह की कोई चीज से रब करें, तो वो चार्ज हो जाएगा, जो जिसकी वजह से शॉक भी लगता है, आपको मालूम है। तो वो ये कह रहा है कि अगर वो कोई सॉलिड बॉडी है, कंडक्टर है, तो क्या करेगा कि इसका जो सारा अंदर नहीं होगा, कुछ भी अंदर एक्सेस चार्ज अंदर नहीं जाएगा। लेकिन अंदर नहीं जाएगा का मतलब ये है कि वो जाहिर बात है मटेरियल किसी ना किसी चीज से बना हुआ होगा ना। तो अदर देन कहाँ था? अदर देन कहाँ था? अदर देन वाली बात ये थी, व्हेन एक्सेस चार्ज इज अदर देन द आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये वाली चीज जो है थी। तो ये जो मटेरियल खुद बना है ना, जो इसका अपना चार्ज है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तो इस बॉडी के अंदर होंगे। हमने एक्सेस चार्ज तो नहीं ना, इसका अपना मटेरियल है, वो तो यहाँ पर होंगे। लेकिन अगर हमने कोई एक्सिस चार्ज इसके ऊपर इसको चार्ज किया इस मटेरियल को, तो सारा एक्सिस चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, अंदर एक्सिस चार्ज नहीं जाएगा। अगर ये पूरा मटेरियल पहले एक्सिस चार्ज से पहले न्यूट्रल था और इसके अंदर कोई एक्सिस चार्ज नहीं था, यानी कोई कोई क्या कहते हैं उसको, नेट चार्ज नहीं था, तो इसके जो अंदर का एरिया होगा ना सरफेस के अलावा, वो अभी भी इंक्लोज चार्ज, जो नेट चार्ज होगा वो जीरो ही होगा। तो कोई भी नेट चार्ज जो एक्सिस चार्ज होता है वो सरफेस पे आ जाता है, अंदर नहीं होता। अब इसका प्रूफ भी है। इसका प्रूफ जो है, असल तो पहले तो स्टेटमेंट समझ में आ जाए कि स्टेटमेंट क्या है, तो हम प्रूफ की बात करें। आपने में से कोई मुझे ये बताए, यस करे कि हाँ स्टेटमेंट समझ में आ गई कि बात क्या हो रही है। बात ये हो रही है कि कोई बॉडी है, जैसे मिसाल के तौर पे एक आपका जो है दरवाजे का लॉक, दरवाजे के लॉक का एक मेटल है, लोहा है या वो पीतल का बना हुआ है, जिस चीज का भी बना हुआ है,
उसको आपने हाथ लगाया, किसी किसी नायलॉन वगैरह चीज से, रेशमी चीज से उसको रगड़ा, तो क्या होगा कि उसके ऊपर एक चार्ज आ जाएगा। तो वो ये कह रहा है कि चार्ज जो होगा ना सिर्फ सरफेस की, लॉक की सरफेस पर होगा, ऊपर वाली सरफेस पे। अंदर जो सॉलिड मटेरियल है ना इसका, उसके ऊपर अंदर चार्ज नहीं जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन जो एक्सेस गए, या वो अगर ये तो इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आ गया, चार्ज होगा ना वो अंदर नहीं जाएगा बॉडी के अंदर, वो सिर्फ सरफेस पे रहेगा। ये इसकी स्टेटमेंट है। तो ये कैसे कह सकते हैं ये लोग? तो हियर इज द प्रूफ। और प्रूफ कैसे किया है? गॉसेस लॉ से। वी नो फ्रॉम द सेक्शन 21.4। अब ये सेक्शन 21.4 में एक बात कही है उन्होंने, जो मैं आपको दिखा दूंगा किताब में से, 21.4 पे जाके, कि in an electrostatic situation with all charges at rest, the electric field at every point in the interior of a conductive material is zero। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो जो बॉडी होगी ना उसके ऊपर कोई जो फोर्स होगी, या फोर्स नहीं, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड अंदर विद इन द बॉडी होगी, उसके ऊपर कोई अंदर फील्ड अप्लाई नहीं करेगा। मतलब इसका मतलब ये है कि चार्ज अपने अंदर के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करता, सिर्फ ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है आउटसाइड ऑफ इटसेल्फ, अंदर नहीं क्रिएट करता। We know from the section 21.4 that in electrostatic situation with all charges at rest, the electric field at every point in the interior of a conducting material is zero। अगर ऐसा ना होता, if E were not zero, the excess charges would move। तो इसका मतलब यह है कि अगर ऐसी कंडीशन ना होती, तो अंदर बॉडी के अंदर एक्सेस चार्जेस तो हैं और फील्ड भी क्रिएट हो रही है। तो एक्सेस चार्जेस फील्ड होने की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, और एक्सेस चार्जेस वहां पे घूमना शुरू कर देते हैं अंदर ही अंदर। किसी चीज को अगर आप धक्का दोगे, पुल करोगे, पुश करोगे, तो वो हिलेगी ना। तो वो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है अंदर द बॉडी, विद इन द बॉडी, तो उसके अंदर चार्जेस भी मौजूद हैं और फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे वो। तो ऐसा तो नहीं होता, फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते अंदर की बॉडी में। अब ये 21. ये क्या लिखा हुआ है 21.4? 21.4 जो है वो ये वाला टॉपिक है। मैंने 21.4 खोल लिया, ये रहा 21.4, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये 21.4। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस, ये इलेक्ट्रिक फोर्स। मैंने पेज स्क्रॉल किया और ये कहा कि क्या कहा यहाँ पे था इधर, हाँ ये वाला पॉइंट। द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज बॉडी इज एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय द अदर चार्ज बॉडीज। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होती है, एग्जर्ट होती है, नॉट ड्यू टू द चार्ज इटसेल्फ बाय अदर। चार होना कैसे करती है, ये इसको इधर यहाँ पे एलिब्रेट किया है। that the Q naught produces an electric field in the space around it, and that this electric field exerts a force F naught on a body for, अच्छा, one charge, ये लिखा है यहाँ पे, one charge field that exerts a force on a second charge। we emphasize, second force पे चार्ज अप्लाई, वो फोर्स अप्लाई करता है। we emphasize that this is an interaction between two charges produces an electrical field in the surrounding space, but this electrical field cannot exert a net force on the charge that it created it। तो जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है ना, तो वो चार्ज जो है वो अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं कर सकता, उसके अपने सराउंडिंग में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो दिस वाज द पॉइंट। इसको अगर आपने मजीद पढ़ना हो तो ये पेज नंबर, इसको आप अपने आप को कन्विंस करें, क्योंकि किसी भी लेक्चर में आप ये कहें कि भाई मुझे 100% बात समझ में आ गई ना, दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। आपको सिर्फ गाइड किया जा सकता है कि भाई ये पॉइंट है, आप इसको किताब में करने के लिए ना, पॉइंट ग्रैस्प करने के लिए आपको खुद उसको लेके बैठना पड़ेगा। तो दिस पेज नंबर वाज 699 and I am again going to the second chapter, 22 chapter, which is on 736।
अच्छा, ये हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली थी और यहाँ पर हम पहुंच गए थे, जो कि हम रिमार्केबल फैक्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। इस रिमार्केबल फैक्ट की, और रिमार्केबल फैक्ट किया है कि विद इन द बॉडी देयर विल बी नो एक्सिस चार्ज। सारा एक्सिस चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। अभी हमने सिर्फ इसकी स्टेटमेंट दी है, प्रूफ नहीं किया। अभी ये प्रूफ की बात कर रही है, अभी भी प्रूफ नहीं आया। वी नो फ्रॉम सेक्शन 21.4 दैट इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन विद ऑल चार्जेस एट रेस्ट, अगर अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन ये वाली ना होती, अंदर भी फोर्स अप्लाई होती है और अंदर भी फील्ड क्रिएट होती, यानी पहले उल्टा बोल गया मैं, अंदर भी फील्ड क्रिएट होती है और उस फील्ड की वजह से फोर्स फोर्स अप्लाई होती, तो क्या होता, अंदर चार्जेस हिलना शुरू कर देते, तो इस कंडीशन इलेक्ट्रोस्टैटिक रहती ही नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ना रहती है तो वो अंदर चीजें मूव कर रही हैं। एक बॉडी में अंदर ही खुद अंदर करंट चल रहा होता। करंट करंट क्या होता, मूविंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में करंट चल रहा होता और दुनिया बड़ी जो है ना जबरदस्त होती। इलेक्ट्रिसिटी जो है ना पावर जनरेशन में नहीं बनानी पड़ती, बल्कि बस एक ही चार्ज होता और वहीं से जो है ना करंट क्रिएट कर सकते होते, लेकिन ऐसा है नहीं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल इज जीरो। तो इंटीरियर मटेरियल के अंदर जीरो होती है, यानी अगर एक कंडक्टर है, जैसे वो लगे होते हैं ना अंडरग्राउंड वायर, मोटे मोटे, जो पावर ट्रांसफर करने के लिए लगते हैं, तो उसके अंदर जो होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर के अंदर कुछ भी नहीं होगी, सिर्फ आउटर सरफेस पे होगी। एक्सिस चार्ज वुड मूव, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन ना रहती। अब चलें, अब गॉसियन लॉ से इसको जो है ना प्रूव करते हैं। बातों में ही प्रूव करेंगे, न्यूमेरिकल नहीं है इसमें, सिर्फ बातों से जरिए से प्रूव हो रहा है। सपोज वी कंस्ट्रक्ट अ गॉसियन सरफेस इनसाइड द कंडक्टर। तो इनसाइड द कंडक्टर हमने एक गॉसियन सरफेस क्रिएट कर ली यहाँ पे, ये वाली। तो इस कंडक्टर का अभी हमें नहीं पता कि अंदर कोई चार्ज है कि नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि बस ये आउटर पे होगा, और अभी हमने सिर्फ एक अंदर क्रिएट कर लिया है। सपोज वी कंस्ट्रक्ट अ गॉसियन सरफेस इनसाइड द कंडक्टर। सरफेस ए है ये वाली, ब्लू वाली। ये कौन सी है, पर्पल कलर ना। इन फिगर 22.17, ईयर 22.17, बिकॉज ई इज जीरो एवरीवेयर। वो हम ऊपर वाली स्टेटमेंट दे चुके हैं कूलम्स लॉ के चैप्टर में कि अंदर अंदर ई होती नहीं है। अगर ई होती तो चार्जेस घूमते, तो वहां पे ई नहीं है एवरीवेयर ऑन दिस सरफेस। गॉसेस लॉ रिक्वायर्स दैट द नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस इज जीरो। तो गॉसेस लॉ क्या चाहता है, क्या स्टेटमेंट है गॉसेस लॉ की? गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट ये है कि इसके अंदर नेट चार्ज जीरो होना चाहिए, जब ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो समझ गए, बात हो गई कि भाई सही है, ठीक है। गॉस लॉ ने जो हमने प्रूव कर दिया कि गॉस लॉ कहता है कि इसके अंदर कोई नेट चार्ज नहीं होना चाहिए। तो अगर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती, तो इसका मतलब है कि कोई नेट चार्ज नहीं हो सकता। अब इसको हम श्रिंक करते चले गए, इस वाली चीज को श्रिंक करते 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 बिल्कुल हमने पॉइंट चार्ज बना दिया। तो नाउ इमेजिन श्रिंकिंग द सरफेस लाइक अ कोलैप्सिंग balloon until it encloses a region so small that we may consider it as a point charge, एज ए पॉइंट। इसका सरफेस को हमने इतना क्लोज कर दिया, श्रिंक कर दिया कि एक पॉइंट बन गया। देन द चार्ज एट दैट पॉइंट मस्ट बी जीरो। तो इसका मतलब वहां पर भी चार्ज जीरो होना चाहिए। वी कैन डू, अब इसको हर जगह पे कर सकते हैं हम, कहीं पे भी पॉइंट बना के इसको, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, हर जगह पे पॉइंट। इसका मतलब है कि ये दिस फैक्ट इज ट्रू फॉर ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द सरफेस। We can do this anywhere inside the conductor, so there can be no excess charge at any point within a solid conductor. अब ये जो प्रूफ को आप छोड़ें, इसको ज्यादा मजीद तो इसकी तफसील में ना जाएं और टेंशन भी ना लें इसकी, और आप ये समझ लें कि कब भी कोई एक्सिस चार्ज होगा, और इसका प्रूफ यहाँ पे मौजूद है गॉसियन सरफेस से। द रिजल्ट इज फॉर अ सॉलिड कंडक्टर। इन दैट सेक्शन वी विल डिस्कस। अच्छा, तो अब आगे हो गया, आगे की बात हो गई। अब ये जो है दूसरा एक सिनेरियो डेवलप कर रहा है, लेकिन अभी वो सिनेरियो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट में जब ये चीज आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। आई विल जस्ट ब्रिंग यू बैक ऑन दिस पॉइंट। अच्छा, ये गॉसेस लॉ के जो है न्यूमेरिकल सॉल्विंग करने की टेक्निक्स है, ये आप उसको अपने पार्ट पे पढ़िएगा। मैं तो आपको इसकी प्रैक्टिस करवा सकता हूँ, लेकिन ये आप खुद पढ़ेंगे तो आपको प्रैक्टिस के दरमियान ही समझ में आ जाएगा। तो अभी इसको मजीद डिटेल में करने टाइम ज़ाया होगा, और कोई नई बात नहीं है इसके अंदर, सारी प्रैक्टिस में आ जाएगा, लेकिन आप पढ़ सकते हैं अपने पार्ट पे। अब न्यूमेरिकल आ गया है। अच्छा, फील्ड ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर। अब हमारे पास चीज क्या है, एक स्फेयर है और चार्ज्ड है, ये चार्ज्ड है। और चार्ज आपने कहाँ दिखाया हुआ है, आउटर पे दिखाया है, क्योंकि अभी हमने ये डिस्कशन करके आ रहे हैं कि ये आउटर पे होगा। फाइंड ई एट एनी पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द स्फेयर। तो इनसाइड का मतलब क्या है कि इस आर से छोटा, इस स्फेयर के अंदर ई कितनी होगी। तो हमने कहा
कि इसके अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं होगा, तो इसका मतलब ई भी जीरो होगी। ये दूसरा तरीका है बात करने का। सर जी, तो ये मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा, इसके अंदर जितना भी कुछ नजर आ रहा है ना आपकी किताब में बना हुआ, वो मैं सारा समझाऊंगा। तो आप पहले मुझे इसको न्यूमेरिकल कंप्लीट करने दें, फिर आप जो है सवाल करेंगे, तो आई विल जस्ट आस्क फॉर क्वेश्चंस। और इसी सवाल को खत्म करके ना हम जो है आज क्लास खत्म कर देंगे, और आपको होमवर्क दे देंगे कि आप ये इसके आगे के जो न्यूमेरिकल, क्योंकि ये भी है यूनिफॉर्म लाइन चार्ज भी है, और ये इसका आप होमवर्क करके आए, तो मैं समझाऊंगा जरूर, लेकिन होमवर्क आपको पढ़ा हुआ होगा ना, तो आसानी हो जाएगी। अच्छा चलें, मैं ये यहाँ पे क्लास को इसलिए खत्म कर रहा हूँ कि नमाज का टाइम भी। अच्छा, तो अब मैंने जो बात कही है ये आपकी समझ में आ गई है कि अभी हमने एक पॉइंट स्टेब्लिश कर लिया कि जो भी एक्सिस चार्ज होगा वो अंदर नहीं होगा। जब अंदर नहीं होगा तो इसका मतलब फील्ड भी नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि फॉर ऑल पॉइंट्स लेस देन आर, इसका रेडियस इस स्फीयर का कितना है, आर से छोटा है, आर है आर। फॉर अ पॉइंट फॉर अ पॉइंट और फॉर ऑल पॉइंट्स विद इन द सर्कल, तो आर से जब कोई पॉइंट होगा तो इस आर तक फील्ड कितनी होगी, ये फील्ड है वाई एक्सिस पे, ये कितनी होगी, जीरो होगी। सही है। अच्छा, अगर इस आर के ऊपर जाएंगे तो इसके अंदर एक इंक्लोज सरफेस है, क्योंकि अंदर स्फीयर मौजूद है, तो हम एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं इसके ऊपर। कौन सी गॉसियन सरफेस बनाते हैं, ऑफ रेडियस 2r और फिर रेडियस 3r। तो क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर से है, ओपन और आर स्क्वायर है, तो ये ग्राफ जा रहा है नीचे, एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा है ये ग्राफ। जैसे आर से 2r तक गए और फिर 2r से जब 3r की तरफ गए, तो ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिके डाउन हो रही है, तो ये होगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इनसाइड द स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, आउटसाइड द स्फीयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस विद द स्क्वायर ऑफ द विद द स्क्वायर। स्क्वायर की बात मतलब क्या है, स्क्वायर की बात ये बात हो रही है, ये वाला स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर विद द स्क्वायर ऑफ द रेडियल डिस्टेंस है, लेकिन विद द स्क्वायर ऑफ द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो ये वाली ई जो है इस तरीके से होती चली जा रही है। तो ये आपका आ गया, ये वाले सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि ई का फॉर्मूला क्या होता है। अब आगे चलते हैं, आइडेंटिफाई एंड सेटअप। जो इन्होंने जिस तरीके से इसको डिस्कस किया है, वो इन्होंने सबसे पहले तो आइडेंटिफाई एंड सेटअप, तो ये सेटअप हो गया है। ये सारा सेटअप मैंने आपको बता दिया कि ये सेटअप है। एग्जीक्यूट करना शुरू किया, अब इन्होंने नॉर्मल सोल्यूशन डिस्कस करना शुरू किया। तो सोल्यूशन डिस्कस करना शुरू किया, तो हमने कहा कि ये तो हमारा कूलम्स लॉ है, ये जो है ये सारा ये कूलम्स लॉ, ये कूलम्स लॉ आना चाहिए हमारे पास, गॉसेस लॉ से भी आना चाहिए। और गॉसेस लॉ क्या होता है, गॉसेस लॉ होता है ये कि क्या करो, ई मल्टीप्लाई बाई एरिया इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है ना, ये गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट है। ई ऊपर है, ये लिखा हुआ है कहीं, ये वाले इस तरीके से लिखा हुआ है क्लोज सरफेस की सूरत में। तो एरिया क्या है यहाँ पे, ये देखें, डी ए जो है ना, ई तो कांस्टेंट है बिल्कुल, क्योंकि ई जो हुआ हर वक्त इस हर पॉइंट पे नॉर्मल के साथ सेम लाइन में होगा। इसके जो नॉर्मल्स होते हैं वो सारे बाहर निकल रहे होते हैं ना यहाँ से, तो इसके साथ जो ई होगा वो भी बाहर निकल रही होगी, तो ई विल बी इक्वल टू ई परपेंडिकुलर। तो ई बाहर निकल आएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट होने की वजह से। फॉर ऑल आर ग्रेटर देन आर, कैपिटल आर, यानी जब ये आर से इस वाले आर से हम बड़ा करते चले जाएंगे तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। अब क्योंकि ये ई कांस्टेंट है तो ई तो बाहर निकल आएगा इंटीग्रल से, तो फिर बचेगा क्या, सिर्फ ये तो सर्कल है, और सर्कल का रेडियस कितना है, ये है रेडियस 2r। सही है, तो ये हो गया रेडियस, ये हो गया एरिया, ये हो गया एरिया। तो रेडियस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन जब 2 पे स्क्वायर लगेगा तो क्या होगा, 2r हो गया ना, 2r, ये वाले 2, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हो गया सारा, तो ये हो गया ये, तो ये एरिया को नीचे लेके आ गए, सर ये नहीं और ये समझ आया, सर सारा ये वही वाला समझ फॉर्मूला आया। बन गया जो कि हमारा सारा हमारा वो कूलम्स लॉ वाला फॉर्मूला बन गया, आर स्क्वायर। समझ गया आगे, सर ये नहीं समझ आया। देखें फिर इसको पढ़ें, इसका जो सारा एग्जीक्यूट का है वो समझें। द स्फेरिकल सिमेट्री मीन्स दैट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी रेडियल। रेडियल का मतलब है कि बिल्कुल आउटसाइड होगी।
दैट्स बिकॉज देर इज नो प्रिफर्ड डायरेक्शन पैरेलल टू द सरफेस। तो बिल्कुल डायरेक्ट कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस, ये जो है ये बिल्कुल जो है ना परपेंडिकुलर होगा, यानी ई कहीं और डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में होगी। अच्छा, द फील्ड मैग्नीट्यूड कैन डिपेंड ओनली ऑन द डिस्टेंस आर। जो ई होगी ना वो सिर्फ डिस्टेंस पे वेरी मैटर करेगी, डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर एंड मस्ट हैव द सेम वैल्यू एट ऑल पॉइंट्स ऑन द गॉसियन सरफेस। अब ये क्योंकि सर्कल है ना, तो इसके ऊपर तो ई की वैल्यू बिल्कुल सेम होगी, कांस्टेंट होगी। हाँ, ई की वीकन हो रही है, लेकिन वीकन कैसे हो रही है? विद द गोइंग विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सही है। अच्छा, एक बात और बता दूं कि ये जो विल जस्ट लाइक एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज, कि सारा का सारा पॉइंट जो है ना इस वाले पॉइंट के एक्यूमुलेट हो गया हो, तो ये डिस्टेंस आएगा, यहाँ से इस पॉइंट से डिस्टेंस आएगा। सही है। तो फॉर आर ग्रेटर देन आर, ये जो आर है ये वाला वेरिएबल आर, फॉर देन आर, यहाँ से द एंटायर कंडक्टर इज विद इन द गॉसियन सरफेस, ये पूरा का पूरा स्फीयर जो है वो गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया है। सो द इंक्लोज चार्ज इज क्यू, तो इंक्लोज चार्ज हो गया क्यू। जो गॉसियन चार्ज हमें इंक्लोज चार्ज चाहिए होता है वो क्या होगा? द टोटल चार्ज, जो इसके ऊपर सर ये सवाल में क्या था, वी प्लेस अ टोटल पॉजिटिव चार्ज क्यू ऑन द सॉलिड कंडक्टिंग, तो टोटल चार्ज जो है ना इसके ऊपर क्यू है। सो द इंक्लोज चार्ज इज क्यू, द एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस इज 4πr²। तो 4π² ये कैसे आया? 4π² जो है ये फॉर्मूला है फॉर द एरिया ऑफ द स्फेयर। तो इसका जो भी एरिया होगा ये 3r होगा। तो अभी तो हमने इसको एज ए वेरिएबल की सूरत में ही लिख लिया है, कुछ भी हो जनरल फॉर्मूला लिख लिया है। अब वो उसका उसका 2r नहीं लिखा, 3r नहीं लिखा, हमने कहा कि भाई एरिया ऑफ द स्फेयर जो भी r हो, 2r हो या 3r हो या बीच में कोई हो, लेकिन हमने ये वाला r लिख दिया है, जनरल फार्मूला, जनरल वेरिएबल लिख लिया है। तो ये फार्मूला क्या होता है किसी भी स्फेयर का फार्मूला होता है 4πr², किसी भी स्फेयर का। लेकिन ये किसके लिए है? ये सिर्फ ये r ग्रेटर देन r के लिए है, क्यों? अंदर तो वो वाला, अंदर वाला तो हम कह चुके हैं कि जीरो होगी फील्ड, और जीरो अंदर इक्लोज चार्ज भी है। एंड ई इज यूनिफॉर्म ओवर द सरफेस ऑफ द परपेंडिकुलर, पूरा पूरा परपेंडिकुलर है, पूरी यूनिफॉर्म ओवर द सरफेस ऑफ द परपेंडिकुलर टू इट एंड एट ईच पॉइंट, हर पॉइंट पे इस वाले सर्कल के हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर है। द फ्लक्स इंटीग्रल इज देन, फ्लक्स इंटीग्रल कैसे मालूम करें? डी ए मालूम करो, तो ई तो कांस्टेंट है, तो ये परपेंडिकुलर ई के बराबर ही हो जाएगा। तो ये ई हर जगह पे कांस्टेंट है, तो हमने कह दिया कि वो ई है। एरिया का इंटीग्रल क्या लिया? क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी है, तो डी ए का इंटीग्रल ले तो क्या आएगा? एरिया ही आएगा। तो एरिया क्या है? एरिया ये रहा 4π², ये रहा 4π²। सही है। एंड देन दिस गिव्स कि ये आ गया ई मल्टीप्लाई बाय 4π², और ये गॉसियन से अभी हमने गॉसियन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ई ए मल्टीप्लाई बाय क्यू अपॉन ई नॉट। तो ये आ गया पूरा का पूरा हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आउटसाइड, जो कि कूलम्स लॉ है। तो गॉसियन लॉ से गॉसेस लॉ से हमने कूलम्स लॉ ड्राइव कर लिया। पहले हमने जो है सारा का सारा जो है कूलम्स लॉ से गॉसेस लॉ ड्राइव किया, और अब जो है ना हमने उल्टा कर दिया, चलो गॉसेस लॉ से भी कूलम लॉ आ गया, दूसरा तरीका किया ना। अच्छा, दिस एक्सप्रेशन इज द सेम एज दैट ऑफ द पॉइंट चार्ज आउटसाइड द चार्ज सरफेस, इट्स फील्ड इज द सेम एज थ्रू द एंटायर चार्ज वर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। ये बिल्कुल ऐसी फील्ड है जैसा कि ये बिल्कुल एंटायर चार्ज इज सेंटर्ड एट द सर्कल जस्ट आउट द सरफेस ऑफ द स्फीयर वेयर r इज ग्रेटर, r इज इक्वल टू r। तो ये वाला बात हो गई, ये एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। अच्छा, इस वाले सर्कल के ऊपर इसकी फील्ड कितनी होगी? ये सिर्फ r ये वाला कंसीडर किया जाएगा, ये वाला r, तो ये वाली सबसे ज्यादा होगी। फिर यहाँ पे जो है ये एक्सपोनेंशियली 2r हो गया, तो ये डिके डाउन हो जाएगी, फिर फील्ड और डिके डाउन हो जाएगी, और यहाँ पे 3r पे और कम आ जाएगी। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? जो जो ई आर पे थी ना, यहाँ पे जो थी, यहाँ पे वो कितनी थी? यहाँ पे वो ये थी, ये थी, ये थी ना अपॉन r²। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे 2r है, ये वाला पॉइंट यहाँ से ऊपर लेके परपेंडिकुलर करो, और इस पॉइंट पे यहाँ पे आ जाओ, तो 2 आ चुका है इसके अंदर, r के साथ 2, तो ये डिवाइड बाय 4 हो जाएगी, जितनी यहाँ पे थी ना उसके डिवाइड बाय 4। और ये 3r हो चुका है, तो 3 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। तो ये हो जाएगा, जो यहाँ पे थी वो थी ई आर, तो ये सारी बातें हैं, और ये हमने गॉसियन इस्तेमाल किया है।
लेकिन अभी फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, हम अगली क्लास में भी इसको देख लेंगे। और मजीद मैं आपको ये डिस्कस कर लूँ सिनेरियोज। फिगर 22.6 आप लोग होमवर्क करके आएंगे ना तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू आस्क क्वेश्चंस। अभी हम टाइम भी आउट हो गया और मैं आपको नमाज से पहले पहले। सर एक सवाल है, सर एक सवाल है। हाँ करें, करें, सवाल करें। सर होमवर्क क्या है सर? होमवर्क होमवर्क तो ये है ना बेटा, होमवर्क तो बताया ना मैंने, होमवर्क क्या है। सर होमवर्क ये है, मैं ये नहीं रीडिंग था रीडिंग सर। रीडिंग ये रीडिंग होमवर्क है। ये न्यूमेरिकल जो है ना ये होमवर्क है। और ये जितना भी हमने डिस्कस करते हुए आए ना इसकी भी रीडिंग है, होमवर्क है। और ये जो है आपको न्यूमेरिकल्स अपने हाथ से करने हैं। और इसकी जो है हूँ आपके पास इंशाल्लाह जो है मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन जितना भी समझ में आ जाए उसको रीड करके रखें, एक बार रीड करके रखें ना सर फायदा वो होगा। क्विज वन के मार्क्स भी नहीं अभी देख आपने दे बताए। दिया ना क्विज के मार्क्स तो आपको एलएमएस में नजर आ रहे हैं। मेरे में बन गया। एलएमएस में मैंने क्विज वन चेक कर दिया हुआ। आपको एलएमएस में मार्क्स नजर आ जाने चाहिए। D1 का तो मैंने चेक कर दिया, D2 का नहीं चेक किया, लेकिन D1 का मैं चेक कर चुका हूँ आई गेस। तो उधर एलएमएस पे आपके मार्क्स आपको मौजूद होने चाहिए। अगर नजर ना आ रहे हो, कोई एलएमएस का इश्यू हो तो पूरा एक अलग बात है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने जब ग्रेड कर दिया वहाँ पे तो आपको मार्क्स आपके पास आ जाने चाहिए। अच्छा, मुझे जो है ना नमाज से पहले पहले ये वीडियो भी जो है ना वहाँ से गूगल से भी आते आते टाइम लग जाता है। जब मैं इसको ऑफ करूँगा ना तो फिर वो वीडियो आएगी, फिर अपलोड भी करनी है। तो फॉर नाउ हम इस बार सारी चीज़ों को दोबारा से भी रिपीट कर लेंगे थोड़ा सा, और फिर एंड ऑफ द चैप्टर भी सॉल्व करेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सर आप थोड़ा मार्क्स सा। शो नहीं हो रहा है। अच्छा, चलिए मैं देख लेता हूँ इसके बारे में। सही है, सर मार्क्स शो नहीं हो रहे सर। मैं देख लेता हूँ, देख लेता सर हूँ। अभी देख लें। सर बड़ी मेहनत से करें। अच्छा अच्छा, ये मेहनत से करा है, मुझे पता है कैसे करा है, लेकिन चलें खैर है, अच्छा किया है। ओके भाई, बाय, मैं देख लेता हूँ उसके। सही, अल्लाह हाफिज़।